अस्सलाम वालेकुम। हाय डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आप लोगों की फिजिक्स का टीचर मोहम्मद ज़करिया। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉलम्स लॉ, यानी आज हम कॉलम लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। आज हम कॉलम लॉ को डिस्कस करेंगे। दिस लॉ डील अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, यानी कॉलम लॉ जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन के बारे में हमें बताती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन बिटवीन टू चार्जेस कैसे होता है, यानी किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, किन चीज़ों की ज़्यादा होने से फोर्स ज़्यादा हो जाती है और किन चीज़ों की कम होने से फोर्स कम हो जाता है। आज हम कॉलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे और कॉलम्स लॉ में हम मालूम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन को बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, यानी दो पॉइंट चार्जेस में हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन होता है हम आज उसे डिस्कस करेंगे। इन 1785 AD कॉलम्स फॉर्मुलेट दिस लॉ, यानी कॉलम ने क्या किया, इस लॉ को जिसे कॉलम्स लॉ कहते हैं 1785 AD में उसने क्या किया है, इस लॉ को फॉर्मुलेट किया है। अच्छा, कॉलम लॉ की अब स्टेटमेंट क्या होगी, कॉलम ने अपने इस लॉ में क्या कहा है। अच्छा, हम कॉलम लॉ की जो स्टेटमेंट है उसकी तरफ आएंगे। स्टेटमेंट: द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन between two point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between the charges between them, यानी कॉलम ने अपने इस लॉ में ये स्टेटमेंट दिया है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस की, यानी जितनी चार्जेस की मैग्नीट्यूड होगी उतनी ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन प्रोड्यूस होगा। अब अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ज्यादा हैं तो फोर्स ज्यादा प्रोड्यूस होगा, अगर चार्जेस की मैग्नीट्यूड कम है तो क्या होगा, कम फोर्स प्रोड्यूस होगा। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के साथ जो है डायरेक्टली रिलेशन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अब अगर चार्जेस के मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गए तो फोर्स ज्यादा होगा, अगर मैग्नीट्यूड कम है तो फोर्स कम होगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन जो है बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, यानी टू चार्जेस, दो चार्जेस है उनके बीच जो फासला है अगर हम उसका स्क्वायर ले ले तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। अच्छा, मैथमेटिकली हम इसे यू लिखेंगे, यानी F is directly proportional to the magnitude of Q1 Q2 divided by R square। F जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन एंड रिपल्जन को रिप्रेजेंट करता है और Q1 एंड Q2 जो है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस को रिप्रेजेंट करता है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस और फोर्स का जो रिलेशन है, जो प्रोपोर्शनलिटी है वो डायरेक्टली है, यानी उनका एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेशन है। एक की ज्यादा होने से, मैग्नीट्यूड के ज्यादा होने से फोर्स ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड के कम होने से फोर्स कम होगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी ये जो रिलेशन है डिस्टेंस के साथ फोर्स का वो इनवर्सली है, यानी अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। सपोज यानी दो चार्जेस हैं, यानी ये पॉजिटिव चार्ज है एक निगेटिव चार्ज है जो एक दूसरे से दूर हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन देम
कैसे होगा? अब जितना इन चार्जेस की मैग्नीट्यूड होगा, सपोज इस चार्ज की मैग्नीट्यूड 2 कॉलम में और इस चार्ज की जो मैग्नीट्यूड जो है वो 2 कॉलम है। अब इनका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट है, यानी 2 कॉलम को हम 2 कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 4 कॉलम आएगा। अब जितना मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस का प्रोडक्ट ज्यादा आएगा उतना ही फोर्स क्या होगा, ज्यादा अप्लाई होगा। ये वाला चार्ज जो है उसको ज्यादा खींचेगा और ये वाला चार्ज जो है इस चार्ज को ज्यादा खींचेगा। जितना जो है इनका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना ही फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ज्यादा होगा। अच्छा, दूसरी पॉइंट, अब अगर डिस्टेंस ज्यादा हो गया यानी हम उसे क्या करें, इससे डबल फासले पर रखें, यानी इस चार्ज को हम उठाए यहां पे रखें, नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, मैग्नीट्यूड उसी तरह सेम है 2 कॉलम में दोनों का। अब मैंने क्या किया, मैंने उनका डिस्टेंस जो है उनके बीच जो फासला है मैंने उसे ज्यादा किया। अब क्या होगा, फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन उनके बीच कम होगा। क्यों? ये दोनों एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे पर इतने फोर्स नहीं अप्लाई कर सकते थे जैसे कि पहले केस में वो अप्लाई कर सकते थे। क्यों? उस वक्त उनका मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम था जैसा कि अभी है 2 कॉलम, लेकिन उस वक्त डिस्टेंस कम था। अब डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा हो गया। डिस्टेंस की बढ़ने की वजह से फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। अब अगर हम डिस्टेंस को क्या करें, डिस्टेंस को कम करें तो फोर्स भी कम प्रोड्यूस होगा। फोर्स भी क्या होगा, फोर्स भी कम प्रोड्यूस होगा। अच्छा, अब यहां हम क्या करेंगे, यहां साइन ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए, यानी हम साइन ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे, इक्वल का साइन लाएंगे, लेकिन एक कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा हमें। यानी प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। एफ इज इक्वल टू आया, एफ इज इक्वल टू आया के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यानी एफ इज इक्वल टू आया के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अच्छा, अब के क्या है, के को इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, कॉलम्स कांस्टेंट भी कहा जाता है। यानी के जो है, के इज नोन एज कॉलम कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। के की वैल्यू, के की वैल्यू जो है वो इज इक्वल टू है, यानी के की जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू है 9 मल्टीप्लाई विथ 10 the power न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। यानी के की जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू है 9 मल्टीप्लाई विथ 10 the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू होगी 9 मल्टीप्लाई विथ 10 the power 9 एन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। अच्छा, अब के का यूनिट हमने कैसे निकाल लिया, यानी हमने यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर लिखा, इसका यूनिट हमने कैसे निकाल लिया, इसका यूनिट हमने इस वाले जो फार्मूला जो है इस फार्मूले से निकाला। कैसे निकाला, अब फोर्स इज इक्वल टू था, फोर्स इज इक्वल टू था के Q1 Q2 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम के की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे, आर यहाँ क्या है, डिवाइड है, जब हम उस इक्वेशन के इस साइड ले जाते हैं तो आर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अच्छा, आर एफ के साथ मल्टीप्लाई में आ गया, आर स्क्वायर एफ के साथ मल्टीप्लाई में आ गया, और Q1 और Q2 जो है के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में, जब हम उसे इक्वेशन की इस तरफ लाएंगे तो वो डिवाइड में आएंगे। तो यहाँ क्या हुआ, Q1 Q2 इज इक्वल टू आया के, यानी Q1 Q2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, जब हमने उस इक्वेशन की इस तरफ लाए तो क्या हुआ, ये डिवाइड हो गए। अच्छा, फोर्स का तो हमें यूनिट मालूम है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अच्छा, फोर्स की जगह हम क्या करेंगे, फोर्स की जगह हम फोर्स की जो यूनिट है वो लगाएंगे
जो कि न्यूटन है। यानी फोर्स की जगह हमने फोर्स का यूनिट लगाया डिस्टेंस, we measure the distance in meter and the SI unit of the distance is meter। डिस्टेंस का जो SI यूनिट है वो क्या है, वो मीटर है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, यानी यहाँ r पर स्क्वायर है तो हम मीटर पर भी क्या स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ मीटर पर क्या हुआ, स्क्वायर आया। अच्छा हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था कि SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉलम। चार्ज का जो SI यूनिट है वो कॉलम है एंड वी रिप्रेजेंट द कॉलम बाय C। हम क्या करते हैं, कॉलम को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा अब Q1 की जगह भी हम क्या करेंगे, C लिखेंगे, और Q2 तो अलग चार्ज है उसकी जगह भी हम क्या करेंगे, C लिखेंगे। अब जब हम C को C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या C का स्क्वायर बनेगा। अच्छा यहाँ क्या बनेगा, C का स्क्वायर, यानी जब C को C के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो C का स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू आया K। अच्छा इज इक्वल टू आया K। अब मैं C को यूं ऊपर की तरफ लाऊंगा तो C इनवर्स में आएगी। जब C को मैं बटे से ऊपर ले जाऊंगा तो क्या इनवर्स में आएगी। तो K की जो यूनिट है वो SI यूनिट इज इक्वल टू हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ये K का जो है SI यूनिट हुआ और K का जो वैल्यू है वो 9 मल्टीप्लाई विद 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। अच्छा K की हर वक्त ये वैल्यू होगी नहीं, इसके लिए एक कंडीशन है। जब बिटवीन टू चार्जेस फ्री स्पेस हो, यानी अगर दो चार्जेस के बीच मीडियम जो हो वो फ्री स्पेस हो, तब K की वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू आएगी। अच्छा देख अब ये टू चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है। अब अगर इन दो चार्जेस के बीच जो मीडियम है, ये वाली जो मीडियम है, यानी ये वाली जो फासला है, अगर मीडियम फ्री स्पेस हो तब K की ये वाली वैल्यू आएगी। अगर मीडियम फ्री स्पेस ना हो, सपोज इन दो चार्जेस के बीच लकड़ी हो, लड़की नहीं लकड़ी हो, वुड हो, यानी इन टू चार्जेस के बीच अगर हम वुड को रखें, लकड़ी को रखें, तो यहां क्या होगा, इतने फोर्स जो है यहां ये चार्ज उस चार्ज पर इतना फोर्स नहीं अप्लाई कर सकता है। क्यों, क्योंकि उनके बीच लकड़ी हायल हो गई, यानी इस लकड़ी ने यहाँ खलल डाला उनके बीच। अब क्या होगा, ये वाला जो चार्ज है इस चार्ज पर इतने जोर से फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता है, न ये वाला चार्ज इस चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर सकता है। अब वैल्यू ऑफ के चेंज, वैल्यू ऑफ के चेंज होती है विद चेंज इन मीडियम। अगर मीडियम चेंज हो गई तो K की जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। अच्छा यहाँ K की वैल्यू क्या होगी, यहाँ K की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अच्छा अगर हम यहाँ क्या करें, ईयर को रखें, यानी अगर मीडियम बिटवीन टू चार्जेस ईयर हो तब K की वैल्यू में इतनी चेंजेस नहीं आएंगे। अगर हम या स्टिटाइट रखे अगर हम इनके बीच, तब भी K की वैल्यू में बहुत से चेंजेस आएंगे। यानी K की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, K की वैल्यू चेंज हो रही है विद चेंज इन मीडियम। अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो वैल्यू ऑफ द K भी चेंज हो रही है। अच्छा K जो है वो इज इक्वल टू है K की वैल्यू इज इक्वल टू है 1/4 1/4 permittivity of the free space, यानी K की वैल्यू इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इस साइन को एप्सिलॉन नॉट कहा जाता है, यानी ये साइन जो है ये एप्सिलॉन नॉट है। लेकिन इस साइन का यहाँ काम क्या काम है, दिस साइन शो द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस,
यानी ये साइन जो है ये हमें फ्री स्पीच की जो परमिटिविटी है वो हमें शो कराते हैं कि फ्री स्पीच की परमिटिविटी कितनी है। अच्छा, अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, यानी परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस की वैल्यू कितनी होगी, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू, यानी एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू है 8.85 ज़रबे 8.85 ज़रबे 10⁻⁻12। अब इसका यूनिट क्या आएगा, 12 कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस की जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू है 8.85 ज़रबे मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻12 कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हमने एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट है उसे हमने कैसे निकाला, यानी एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हमने कैसे निकाला। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये जो के की वैल्यू है, के की ये वैल्यू को हम क्या करेंगे, यानी इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब हम k इज इक्वल टू 1/4 परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, अब हम उसे यहाँ k की जगह k की क्या ये वैल्यू हम पुट करेंगे। अच्छा, f इज इक्वल टू आएगा k की जगह, यानी ये जो यहाँ मैंने k लिखी थी कांस्टेंट, उसकी जगह हम उसकी ये जो वैल्यू है वो वैल्यू लिखेंगे। ये इज इक्वल टू आया 1/4 5। इसे हम इक्वेशन 3 का नाम देंगे। यानी f इज इक्वल टू आया k की जगह हमने k की वैल्यू पुट की 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q मल्टीप्लाई विद q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मैंने यूनिट लगाया था कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि क्या एप्सिलॉन नॉट का ये वाला यूनिट सही है या हमने गलत लगाया है। अच्छा, अब फोर्स एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे हम उसे इक्वेशन की इस तरफ लाएंगे, यानी यहाँ पर ये क्या था, डिवाइड में था, जब ये इक्वेशन की इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, एफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आया 1/4 q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब हमें एप्सिलॉन नॉट की यूनिट चाहिए, फोर्स की नहीं, तो हम फोर्स को क्या करेंगे, फोर्स या एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई में हम उसे इक्वेशन की जब इक्वेशन की इस तरफ लाएंगे, यानी फोर्स यहाँ मल्टीप्लाई में जब हम इक्वेशन की हम फोर्स को इक्वेशन की इस तरफ लाएंगे तो फोर्स क्या डिवाइड में आएगा। यानी मैथमेटिक्स का एक रूल है कि अगर इक्वेशन के एक साइड पर दो चीजें एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में हो, जब आप उसे इक्वेशन के दूसरे साइड पर ले जाओ तो वो डिवाइड में आएंगे। अगर इक्वेशन की एक साइड पर दो क्वांटिटीज या दो चीजें एक दूसरे के साथ डिवीजन में हो डिवाइड में हो, अगर आप उसे इक्वेशन की उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो मल्टीप्लाई में आएगा। अच्छा, यहाँ फोर्स परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है। अब हम उसे इक्वेशन की उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या आएगा, डिवाइड में आएगा। यानी एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आया 1/4 q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। फोर्स को तो भी हमने यहाँ लाया था, फोर्स भी यहाँ आ गए। अच्छा, अब हम एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट है उसे हम निकालेंगे। क्यों,
क्यों? जो है चार्ज है, चार्ज का यूनिट कॉलम है, यहाँ दो चार्जेस है, दो चार्जेस के जो यूनिट है वो 2c आएंगे, यानी 2 कॉलम। अच्छा, अब एक सी ये वाली हो गई, एक ये वाली, जब हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो c स्क्वायर बनेगा, c स्क्वायर बनेगा। एफ का हमें मालूम है कि एफ का जो यूनिट है एफ फोर्स है, फोर्स का यूनिट जो है एसआई यूनिट वो न्यूटन है। यहाँ वो बटे में जब हम उसे ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा? न्यूटन इनवर्स में आएगा, यानी पर न्यूटन, पर न्यूटन। अच्छा, आर डिस्टेंस को शो कर रहा है, डिस्टेंस का एस आई यूनिट मीटर है, यहाँ आर पर स्क्वायर है तो मीटर पर भी स्क्वायर आएगा। आर बटे में जब हम उसे ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में आएगा, यानी मीटर। परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस का जो यूनिट हुआ कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी यहाँ हमने उसका जो यूनिट लगाया था बिल्कुल सही लगाया था। अब यहाँ हमने चेक किया, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस का जो यूनिट आया वो आया कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी अब हम क्या करेंगे? अब हम एक पॉइंट की तरफ आएंगे। ये हुआ हमारे पास इक्वेशन 3, यानी ये इक्वेशन 1 हुआ, ये जो था इक्वेशन 2 हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ, ये हमारे पास जो है इक्वेशन 3 आया। अच्छा, अब हम एक पॉइंट की तरफ आएंगे। यानी पॉइंट ये है, पॉइंट में ये कहा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स, यानी पॉइंट में ये कहा गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये हुआ कि जितना फोर्स ये वाला चार्ज जो है इस चार्ज पर अप्लाई कर रहा है, उतना ही फोर्स क्या कर रहा है, ये वाला चार्ज इस चार्ज पर अप्लाई कर रहा है। अब देखो, टू चार्जेस है, एक प्लस चार्ज है, एक जो है माइनस, यानी एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में आ गया, जब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में आया तो पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ यूं खींच लिया, यानी पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींच लिया। लेकिन इस पॉइंट में कहा गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन जो है वो म्यूचुअल फोर्स है, यानी दोनों चार्जेस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसने पॉजिटिव ने नेगेटिव पर फोर्स अप्लाई किया, उसे अपनी तरफ खींचा। इसी तरह नेगेटिव भी पॉजिटिव पर क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है और पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच रहा है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction and repulsion is a mutual force। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है वो क्या है, वो म्यूचुअल फोर्स है। अच्छा, अब जो फोर्स Q1, जो फोर्स पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पर क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, उसे हम शो करते हैं, यानी इन वेक्टर फॉर्म हम उसे यू लिखते हैं। जो फोर्स पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पर अप्लाई कर रहा है हम उसे यूं लिखते हैं, F12 इज इक्वल टू आया 1/4 permittivity of free space
F12 यानी जो फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव पर अप्लाई कर रहा है वो इज इक्वल टू है F12 इज इक्वल टू 1/4 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाई विद Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहाँ R जिसके ऊपर मैंने केप दिया है, दिस शो द पोजीशन वेक्टर, यानी R जो है पोजीशन वेक्टर को शो कर रहा है। ये हमारे पास हुआ इक्वेशन 4। अच्छा, अब हमने तो पॉजिटिव जो नेगेटिव पर फोर्स अप्लाई कर रहा है हमने उसे यहाँ शो किया है। अब जो फोर्स नेगेटिव पॉजिटिव पर अप्लाई कर रहा है अब हम उसे लिखेंगे F, उसे हम डिनोट करते हैं बाय F21 इज इक्वल टू आया 4 5 परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। यहाँ हम पोजीशन वेक्टर भी लिखेंगे R21। ये हमारे पास ये हुआ इक्वेशन 5। अच्छा, यहाँ मैं नेगेटिव का साइन लगाना भूल गया हूँ, यहाँ नेगेटिव का साइन भी आता है, यानी द साइन ऑफ नेगेटिविटी शो दैट द sign of negativity show that the force which is exerted by negative charge on positive charge is opposite in direction with force which is exerted by positive on negative charge। यानी ये माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि जो फोर्स नेगेटिव चार्ज यानी कि जो फोर्स ये वाला चार्ज पॉजिटिव पर अप्लाई कर रहा है उसका डायरेक्शन मुखालिफ है उस फोर्स का जो फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव पर अप्लाई कर रहा है। अच्छा, अब पॉजिटिव नेगेटिव पर कैसे फोर्स अप्लाई कर रहा है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव को यूं इस तरफ खींच रहा है, इसका डायरेक्शन क्या हुआ, इस तरफ हुआ, यानी पॉजिटिव क्या कर रहा है, नेगेटिव को इस तरफ खींच रहा है। अब नेगेटिव क्या कर रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव को उसके मुखालिफ खींच रहा है, यानी यूं इस तरह खींच रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव को इस तरफ खींच रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव को क्या कर रहा है, इस तरफ खींच रहा है। यहाँ जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस है वो अपोजिट टू ईच अदर है, यानी एक फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, एक फोर्स का जो डायरेक्शन है उस तरफ है। ये नेगेटिव का साइन हमने इस वजह से लगाया है कि नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज को मुखालिफ सिमत में क्या कर रहा है, खींच रहा है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक रिजल्ट क्या करेंगे, निकालेंगे, यानी यहाँ से हम ये मालूम करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दो चार्जेस के बीच जो होता है वो तीन चीजों पर क्या कर रहा है, इन्हिसार कर रहा है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। नंबर 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन क्या कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पर डिपेंड कर रहा है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस पर डिपेंड कर रहा है। और दूसरा जो चीज जिस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड कर रहा है वो क्या, डिस्टेंस पर कर रहा है कि दो चार्जेस के बीच फासला कितना है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। पहला वो इस चीज पर डिपेंड कर रहा है सबसे पहले कि दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना है। अब अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा, अगर मैग्नीट्यूड कम है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, कम होगा। दूसरा जो है डिस्टेंस, यानी टू चार्जेस के बीच दो चार्जेस है वो एक दूसरे से दूर कितना है। अब अगर चार्जेस एक दूसरे से बहुत दूर हैं तो यहाँ इस केस में फोर्स जो है कम अप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि दोनों चार्जेस जो है वो एक दूसरे से दूर है, वो एक दूसरे को इतने नहीं खींच रहे जितने के ये चार्जेस नजदीक एक दूसरे को खींच रहे हैं। तीसरी चीज जिस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन डिपेंड करता है वो है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, यानी मीडियम के टू चार्जेस के बीच मीडियम क्या है, यानी इन दो चार्जेस के बीच अगर फ्री स्पेस है तो यहाँ क्या होगा,
चार्जेस एक दूसरे पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर हम यहाँ वुड रखें यानी यहाँ हम लकड़ी रखें, इस केस में ये वाली चार्ज जो है इस चार्ज पर, ये वाला चार्ज उस चार्ज पर इतना फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है अपोजिशन शो हुआ है, यहाँ रुकावट आ गया, यहाँ खलल आ गया, इन दोनों के बीच क्या हुआ है, हमने वुड को रखा है और वुड जो है यानी लकड़ी जो है इस चार्ज को ये इजाजत नहीं दे रही है कि वो क्या करे, इस चार्ज को खींचे। इसी तरह अगर हम यहाँ एयर को रखे तब भी वो क्या करेगा, इस पर कुछ न कुछ असर करेगा। तो क्या हुआ, हमने इस इक्वेशन से मालूम किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन तीन चीजों पर डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन डिपेंड अपॉन मीडियम बिटवीन द चार्जेस। क्या कैसो, अब अगर दो चार्जेस के बीच मीडियम इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल विच इज नोन एज डाइइलेक्ट्रिक, यानी इंसुलेटिंग मटेरियल को डाइइलेक्ट्रिक भी कहा जाता है। अगर दो चार्जेस के बीच मीडियम इंसुलेटिंग मटेरियल हो तब इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम रिलेटिव परमिटिविटी को इंट्रोड्यूस करेंगे। यानी व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी को हम यू डिफाइन करेंगे, द रेशियो बिटवीन permittivity of insulating material to the permittivity of free space is known as relative permittivity। यानी relative permittivity जब हम permittivity of insulating medium और permittivity of the free space का रेशियो लेते हैं तब हम relative permittivity हमें मिल सकती है। यानी कैसे, relative permittivity को हम उसे यूं लिखेंगे कि यानी ये परमिटिविटी हुई, आर का मतलब ये हुआ कि रिलेटिव परमिटिविटी ये इज इक्वल टू आएगी परमिटिविटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। यानी यहाँ जो है रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू है परमिटिविटी ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। यानी ये एप्सिलॉन जो हुआ, एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है, एप्सिलॉन आर तो रिलेटिव परमिटिविटी है। अब जो एप्सिलॉन हुआ यानी ये क्या हुआ, ये परमिटिविटी ऑफ इंसुलेटिंग मीडियम है। अच्छा, हम इसे कैसे निकालेंगे, हम इंसुलेटिंग मटेरियल की जो परमिटिविटी है उसे हम यू यानी ये वाली परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट को हम यहाँ लाएंगे, ये इज इक्वल टू आएगी यानी ये जो परमिटिविटी ऑफ इंसुलेटिंग मीडियम है ये इज इक्वल टू आएगी रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। यानी परमिटिविटी ऑफ द इंसुलेटिंग मीडियम जो है ये इज इक्वल टू है रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अच्छा, अब एक पॉइंट है, पॉइंट ये है कि द वैल्यू ऑफ द रिलेटिव परमिटिविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। यानी रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं। यानी उसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होते हैं, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। यानी रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू है ये हमेशा 1 से ग्रेटर होंगे। यानी इस बात को आप लोग अभी से ज़हन में रखो, आगे काम आएगा। रिलेटिव परमिटिविटी का जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से ग्रेटर होगी। अब हम क्या करेंगे, अब फोर्स की ये वाली वैल्यू हमने निकाली थी उस वक्त जब मीडियम एप्सिलॉन नॉट यानी जब मीडियम फ्री स्पेस हो बिटवीन टू चार्जेस। अब अगर मीडियम इंसुलेटिंग मटेरियल हो तब हम फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तब F इज इक्वल टू आएगा 1/4π उसी तरह आएगा। यहाँ फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी थी उसकी वैल्यू हमने डाली थी। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल की जो परमिटिविटी हम उसका वैल्यू जो है यहाँ रखेंगे, यानी 4π एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। यानी अब फोर्स जो जब दो चार्जेस के बीच
मीडियम इंसुलेटिंग मटेरियल हो, तब फोर्स की वैल्यू हम यू निकालेंगे, यानी एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करेंगे बाय एप्सिलॉन, यानी एप्सिलॉन नॉट को हम एप्सिलॉन से रिप्लेस करेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यानी इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन की जो वैल्यू थी, रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू, यानी इंसुलेटिंग मीडियम की जो परमिटिविटी की वैल्यू थी, वो इज इक्वल टू द रिलेटिव परमिटिविटी विद परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। हम क्या करेंगे, यानी ये वाला जो है, इसकी जगह हम इसकी क्या लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे, तो F इज इक्वल टू आएगा, F इज इक्वल टू आएगा, यानी हम एप्सिलॉन की वैल्यू लिखेंगे, एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई विद एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन आर यानी जब हमने परमिटिविटी ऑफ द इंसुलेटिंग मीडियम की वैल्यू यहाँ लगा दी, अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन को अरेंज करेंगे, यानी कैसे अरेंज करेंगे, F इज इक्वल टू आएगा यानी 1 अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई विद आर स्क्वायर, यानी यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने 1 अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी को जो है अलग किया है, जब हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे वापस ये चीज हमें मिलेगी, अगर हम उसे क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमें वापस ये चीज मिलेगी। अच्छा, मैंने ये किया क्यों, क्योंकि हम यहाँ फोर्स की जो है वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो ये इज इक्वल टू आएगा अच्छा, यहाँ F पर मैं डैश लगाना भूल गया हूँ, यानी F डैश मींस डेट के फोर्स, F डैश का मतलब ये हुआ कि जब दो चार्जेस के बीच इंसुलेटिंग मटेरियल हो, तब जो फोर्स प्रोड्यूस होगी, जो फोर्स अप्लाई होगी, उसको हम F डैश से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब F डैश इज इक्वल टू आया 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, यानी 1 अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा, अब ये जो है, ये जो वैल्यू है जिसे मैंने ब्रैकेट में बंद किया, क्या ये वैल्यू और फोर्स की ये वैल्यू सेम नहीं है जी, बिल्कुल ये भी सेम है, ये भी 1 अपॉन 4 पाई परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर है, और ये भी 1 अपॉन 4 पाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, यानी F इज इक्वल टू था ये, अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह हम F लगा सकते हैं, यानी वहां F is equal to था 1 upon 4 5 permittivity of the free space multiply with Q1 Q2 divided by R square, यहाँ भी क्या आया 1 upon 4 5 permittivity of the free space Q1 Q2 divided by R square। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम क्या करेंगे, F लगाएंगे, यानी is equal to आया F। अच्छा, हमें मालूम है कि रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू है, यानी पहले मैंने पॉइंट में आप लोगों को बताई थी, द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यानी रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या है, 1 से ग्रेटर होगी। अच्छा, अब जब हम क्या करेंगे, यानी जब हम 1 को, सपोज रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर है, अच्छा 1 से ग्रेटर है तो क्या आएगा, सपोज कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जो है वो 2 है, यानी 1 से ग्रेटर नंबर तो 2 है। अब ये क्या आएगा, जब हम 1 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमें 0.5 मिलेगा आंसर,
5 हमें क्या मिलेगा आंसर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1 upon रिलेटिव परमिटिविटी इज लेस देन 1, यानी 1 डिवाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या आएगी 1 से कम आएगी, यानी 1 को हमने 2 पर डिवाइड किया तो उसकी वैल्यू क्या आ गई 0.5 आ गई, यानी 1 से कम आ गई। अच्छा यहाँ अगर हम क्या करें 1 को रिलेटिव परमिटिविटी पर डिवाइड करेंगे तब भी उसकी वैल्यू 1 से कम आएगी, क्यों? क्योंकि फ्रंट में हमने कहा था द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से ग्रेटर आएंगी, यानी अब रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, यानी हम 1 को जब भी 2 या 3 या 4 पर डिवाइड करेंगे तो वो लेस देन आंसर हमें लेस देन 1 आएगा। अच्छा अब क्या हुआ, अब हमें इस पॉइंट से कि लेस देन 1 आएगा, अब हमें ये रिजल्ट मिला कि force due force electrostatic force of attraction and repulsion between two charges when medium between them is insulating material is less than electrostatic force of attraction and repulsion when medium between two charges is free space, यानी यहाँ एक पॉइंट हमें रिजल्ट ये मिला कि अगर दो चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के दो चार्जेस के बीच अगर मीडियम फ्री स्पेस हो तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू ग्रेटर आएगी, अगर दो चार्जेस के बीच मीडियम जो वो इंसुलेटिंग मटेरियल हो तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन की वैल्यू क्या आएगी कम आएगी। यानी पिछले साल एग्जाम में भी 2023 में एग्जाम में भी स्टूडेंट से पूछा गया था एंट्री टेस्टों में कि किस केस में किस वक्त इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर होगी, यानी 2023 के एग्जाम में स्टूडेंट से पूछा गया था कि किस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर आएंगे। अच्छा अब इसका आंसर क्या दोगे, इसका आंसर ये हुआ कि जब मीडियम बिटवीन टू चार्जेस फ्री स्पेस हो तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी। यहाँ पर वो हमारा लेक्चर का दी एंड, हमें हमारे साथ रहें, हमें अपने दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज।